हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स एट ईज क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज़ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, एग्ज़ाम टाइम पर हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे टोटल एमसीक्यूज़ 20 क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे 20 मार्क्स के होते हैं। सो ये 20 मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और ईजिली एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू हम इन्हें स्कोर कर सकते हैं। सो फाइनली आज एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट डे है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इन एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपके कई सारे टॉपिक्स भी क्लियर करवा दूंगी आपको, और इसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी होते जाएगी आपके हर चैप्टर के टॉपिक की। ओके, तो हम हर एमसीक्यू के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में Option A, buy securities in the open market. B, sell securities in the open market. Reduce cash reserve ratio. Last one is reduce repo rate. तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर दीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, reduce cash reserve ratio. सो reduce cash reserve ratio क्यों करेक्ट है? क्योंकि इन्होंने बोला कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी उस समय जब कंट्रोल करना है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में? सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। द रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो बाय आरबीआई इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैश दैट बैंक्स होल्ड इन रिजर्व गेट्स लोअर्ड। तो जब गवर्नमेंट रिडक्शन कर देगी कैश रिजर्व रेशियो में, तो जो बैंक्स के पास होल्ड करा हुआ रिजर्व है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एंड द लोन रेशियो टू कंज्यूमर्स बिजनेस और इन्वेस्टमेंट गेट्स हाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, कंज्यूमर्स हैं, उन सबको लोन ज़्यादा प्रोवाइड करने लग जाएंगे, क्योंकि जो बैंक ने होल्ड करके रख रखा था कैश, वो अब इकोनॉमी में फ्लो हो गया है, अब एज अ लोन वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो लोन रेशियो टू कंज्यूमर बिजनेस इन्वेस्टमेंट गेट्स हाई, इट इंक्रीज द मनी सप्लाई, हैंस द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी बिकम्स हाई। तो इसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में, तो ग्रोथ रेट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केनेजियन इकोनॉमिक्स द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी व्हाट? तो एपीसी की कौन सी वैल्यू नहीं होगी अकॉर्डिंग टू केनेजियन इकोनॉमिक्स? केनेजियन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0। तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी 0। द ओनली पॉसिबल वे फॉर एपीसी टू बी 0 इज व्हेन कंजप्शन बिकम 0। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और अगर हम कहें कि भाई एपीसी अगर 0 के इक्वल है, तो हमारा जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। बट कंजप्शन कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास इनकम भी नहीं है तब भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे। तो इस वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। सो दैट्स वाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी 0, क्योंकि तब भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे, और उस कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं? उस कंजप्शन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एग्रीगेट डिमांड वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें आपको वहाँ पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एपीसी, एमपीसी। ठीक है, तो वहाँ आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। तो अभी मैंने आपको पीछे समझाया, ये सब याद कीजिए और उसका आंसर दीजिए। सो आंसर इज अगेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी ऑप्शन बी। क्योंकि अभी हमने बोला एपीसी जो है वो हमारा 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने और एक्स्ट्रा समझा रखा है आपको, एपीसी पीछे समझा दिया था। एक्सप्लेनेशन देखो पहले। द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में लाई करती है एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू, और एपीएस कैन बी इवन लेस देन 1। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 1 से कम हो सकता है, और एपीसी कैन बी मोर देन 1। तो अभी हमने बोला कि 0 के इक्वल नहीं होगा एपीसी, राइट? तो एपीसी यानी मोर देन
1 हो सकता है, एपीसी कैन बी मोर देन 1। तो आंसर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इन सब के साथ हम फॉर्मूले भी क्लियर कर लेते हैं सभी ऑप्शंस के। ओके, तो एपीसी जो होता है वो कंजप्शन अपॉन में इनकम होता है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं। तो कंजप्शन किसकी वजह से हम करते हैं? इनकम की वजह से ही तो करते हैं। तो कंजप्शन अपॉन में इनकम एपीसी का फॉर्मूला है। वहीं अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो एस जो है यानी सेविंग हमारा ऊपर आ जाएगा। सेविंग किस में से करते हैं? इनकम में से, तो इनकम उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सेविंग अपॉन इनकम एपीएस हो जाएगा। वहीं बात जब हम मार्जिनल की करते हैं तो मार्जिनल में हमेशा हमारा चेंज आता है। जो भी कंजप्शन में चेंज आ रहा है, जो भी हमारी सेविंग्स में चेंज आ रहा है, वो चेंज हम कंसिडर करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में। क्लियर है? तो यहाँ पर भी एमपीसी पूछा गया आपसे, यानी कंजप्शन, तो चेंज इन कंजप्शन ऊपर आएगा और चेंज इन इनकम नीचे आएगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर क्या है? इनकम है। ओके, वहीं एमपीएस पूछा है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो यहाँ पर ऊपर सेविंग्स आ जाएगी, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो छोटे मोटे जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कई बार ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको टेबल के तौर पे पूछे जा सकते हैं कि कोई अमाउंट निकाल के कंजप्शन निकाल दिया होगा, आपको इनकम निकालनी होगी, या आपको इनकम पता है, आपको सेविंग्स निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूले तो आपको बहुत ही इजीली याद हो गए होंगे जिस तरह मैंने कराए हैं। और अगर आपने मेरी क्लास ली है तो सब कुछ वहाँ पर एक एक फॉर्मूला मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझा रखा है कैसे करना है और किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल्स होने हैं। ओके, और एक और बात, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो जो दोनों मार्जिनल कंजप्शन और मार्जिनल सेविंग को मिलाकर 1 के इक्वल होता है, और वहीं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों इक्वल होते हैं 1 के। सो आई होप आपके सेविंग्स एंड कंजप्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो अब क्लियर हो गए होंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहे हैं? मॉनेटरी यूनिट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को देख के आंसर दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मनी, यानी जो मनी के फंक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनिट ऑफ अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब मिलाकर मॉनेटरी यूनिट्स एक्सप्रेस्ड हो रही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट मनी इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। जो मनी है वो एज अ यूनिट यूज की जाती है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी टर्म्स। तो ये एक्सप्रेस करती है जितने भी वैल्यू ऑफ गुड्स हैं और सर्विसेज हैं मॉनेटरी टर्म्स में उसे एक्सप्रेस करती है। इन अदर वर्ड्स, मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग्स। तो देखिए फंक्शंस ऑफ मनी है हमारी, इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक टर्म सिखाई थी, मनी हैज़ इट्स फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। ओके, सो मनी हैज़ इट्स फंक्शन फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। सो इसके थ्रू आपको सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। और एक एक फंक्शन को मैंने बहुत अच्छे से मनी वाले चैप्टर में समझा रखा है। बस आधे घंटे की वीडियो है, आप वो देख लोगे तो आपका ये सारे फंक्शंस वगैरह मनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा मनी बाय कॉमर्स एट ईज क्लासेस, तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी मनी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग द वट एंड वट फंक्शन। ओके, तो इन्होंने बोला ग्राफिकली बताइए कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से दो फंक्शंस हैं जिनको ऐड करके एग्रीगेट डिमांड ऑब्टेन होता है। तो आंसर दीजिए इसका। अगर आपको पता होगा एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या फंक्शंस हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड के 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 फंक्शंस हैं,
सी प्लस आई, ठीक है। एडी इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ओके। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारे कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, देख लीजिएगा इन सबको। और इन शॉर्ट इसको बोलेंगे एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज कंजप्शन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स। यानी एक्सपोर्ट में से जितने इम्पोर्ट्स हैं वो माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे। क्लियर है? ये देख सकते हैं बिहेवियर ऑफ एडी कर्व। यहाँ वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड ले रखा है और एक्स एक्सिस पे इनकम, और ये हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और इनकम हमारा 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ ये हमारा एडी है जो कि सी प्लस आई के कॉम्बिनेशन से बन रहा है एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी विथ नो फॉरेन ट्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जब कोई इकोनॉमी क्लोज्ड है यानी कि वहाँ पर बाहर की कंट्री एंटर नहीं कर सकती है, तो जब बाहर की कंट्री एंटर ही नहीं कर सकती तो फॉरेन ट्रेड होगा? नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा एक करेक्ट होगा, देखिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जितना भी नेशनल प्रोडक्ट है वो दोनों ही इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन से समझते हैं इसको। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। जब क्लोज्ड इकोनॉमी है यानी वो खुद पर डिपेंड है, ठीक है। कोई भी बाहर की कंट्री आकर वहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या है, इकोनॉमी जो है वो अकेली खड़ी है, तो वो क्या हुई, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, खुद पर डिपेंड है। Where the goods produced at home are responsible for the national income and there is no income from abroad। तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने खुद के डोमेस्टिक टेरिटरी में, अपनी खुद की कंट्री में, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी नेशनल इनकम में, वो सब ऐड होगा। और देर इज़ नो इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो जो NFIA होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, वो यहाँ पर ऐड नहीं होगी क्योंकि फॉरेन ट्रेड का कोई इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। This happens because net factor income from abroad is 0 due to no interaction with the rest of the world। क्योंकि बाहर की किसी कंट्री के साथ उनका इंट्रैक्शन ही नहीं है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, किसी को आने ही नहीं दे रहे अंदर, तो इस वजह से GDP इज इक्वल्स टू GNP। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाला है, तो इसको देख के कभी भी डरना मत, पहले उसे अच्छे से पढ़िएगा एक एक स्टेटमेंट को, तो आपको उसका सोल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं हम लोग, मेरे साथ साथ इसको पढ़िएगा आप भी। कंजप्शन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजप्शन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। यानी कि जब कंजप्शन फंक्शन होता है तो वो कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है। अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ और अब मैं 1 लाख रुपए कमाने लग गई, ठीक है, तो 50,000 का फ़ायदा हो गया। तो जहाँ मैं 50 में से 25,000 खर्च कर रही थी, क्या कर रही थी, स्पेंड कर रही थी, ठीक है, मेरी इनकम के बढ़ने से अपने कंजप्शन को भी मैं बढ़ा दूंगी ना, इंक्रीज़ कर दूंगी। तो जहाँ 50 में से 25 खर्च कर रही थी, वहाँ 1 लाख से मैं 50,000 खर्च करूँगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। तो यानी स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, ओके। अब स्टेटमेंट 2 आप खुद देखिए, मैंने एक बता दिया बट पढ़ लेते हैं इसको। स्टेटमेंट 2, ऑटोनोमस कंजप्शन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम। तो ऑटोनोमस कंजप्शन अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, तो क्या वो इन दोनों का रेशियो होता है, देखिए और आंसर कीजिए वीडियो को पॉज करके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 जो है हमारी वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है हमारी वो फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑटोनोमस कंजप्शन जो होता है वो जब हमारी इनकम 0 भी होती है तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा होता है, तो वो रेशियो टोटल कंजप्शन टोटल इनकम का नहीं है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन देखो, द कंजप्शन फंक्शन एज्यूम दैट व्हेन द रेट ऑफ इनकम चेंजेस दैन द कंजप्शन ऑल्सो चेंजेस। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गई हमारी। वहीं स्टेटमेंट 2, इफ़ द इनकम बिकम 0, अगर इनकम हमारी 0 है देन कंजप्शन स्टिल टेक प्लेस, यानी जब हमारी इनकम 0 होगी तब भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे,
ठीक है, और उस कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं, उस कंजप्शन को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है, सिंबल होता है ऑटोनोमस कंजप्शन का। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। तो करेक्ट रीजन बताइए जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि कब हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी है और कब डिमांड नहीं करनी है, ठीक है, अफेक्ट करना मतलब ये है, ठीक है। ओके, सो आंसर दीजिए, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स, रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सो हम आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इज इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स एंड फोर्थ इज परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड। तो अब ये क्यों है इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसकी। इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स, विजिबल्स मतलब विजिबल आइटम जिसे हम देख सकते हैं, यानी फिजिकल गुड्स, ओके, एंड द परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो ये दोनों जो है, इंपोर्ट ऑफ विजिबल और परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड्स, ये हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है उसको इंक्रीज करते हैं। व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट गुड्स इट नीड टू पे फॉर दोज गुड्स इन द करेंसी ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो जब हम गुड्स इंपोर्ट कराते हैं उस सिचुएशन में हमारे को किसकी नीड होती है, करेंसी की नीड होती है, ठीक है, वो भी कौन सी करेंसी, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसकी करेंसी। यानी अगर हम यूएसए से कुछ लेते हैं, ठीक है, तो हमारी कंट्री को क्या चाहिए होगा, उसकी करेंसी चाहिए होगी, और उसकी करेंसी क्या होती है, उसकी करेंसी होती है हमारी डॉलर, ठीक है। तो यूएसए की करेंसी हमारे को नीड पड़ेगी अगर हम वहाँ से कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो विच इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो जब हम कोई सामान मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो डिमांड होगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, यानी FE फॉरेन एक्सचेंज, वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल बी इंक्रीज बिकॉज इट नीड्स टू पे फॉर दोज गुड्स। क्लियर है क्यों फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टाइम लगेगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ सॉल्व कर कर। तो देखिए, सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी S इज इक्वल्स टू -60 + 0.1y, जो सेविंग हमारी वो इतनी है, ठीक है। अब वहीं हमारे को I दे रखा है 4000 करोड़, इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़, और ये करोड़ लाख ये याद रखिएगा क्योंकि इनकी वजह से भी कभी कभी आंसर गलत हो जाते हैं। सो S क्या है हमारा सेविंग फंक्शन, Y क्या है नेशनल इनकम, एंड I है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, वो आपको बताना है कितना है। तो सॉल्व करिए इसको। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपने आंसर निकाल लिया होगा आई होप। सो देखिए, टाइम की सेविंग के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। तो S हमारा जो है -60 + 0.1y है। सो हम सभी को पता है जो हमारा S होता है वो इक्वल होता है I के, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए S इज इक्वल्स टू I कर देंगे हम। तो जो S की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, -60 + 0.1y कर दी, और I कितना है हमारा 4000 करोड़, तो 4000 हमने I के पुट कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू डाल के इक्वल कर दिया एक दूसरे को। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इस Y की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। सो 0.1y इज इक्वल्स टू 4000 था, ये -60 हमारा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1y इज इक्वल्स टू 4060, जो ये 0.1 है वो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखिए y इज इक्वल्स टू 4060 डिवाइड में 0.1। तो जब 4060 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0.1 से, पॉइंट गया हमारा तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया 40600 अपॉन में 1। तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 40600, यानी 40,600 जो है हमारी y की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इन दिस इकोनॉमी इज 40,600 करोड़। क्लियर है?
तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा 40,600। क्लियर है? आई होप आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर एग्जाम में आए तो इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द। तो जहाँ पर ट्रेड जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे और सर्विसेज पे चलता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे। जहाँ पर कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज की जाती है या जो सर्विसेज हैं वो भी एक्सचेंज की जाती हैं, सो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है। हिंट मैंने आपको दे दिया, तो आई होप आप आंसर तक भी पहुंच गए होंगे। सो आंसर इज ऑप्शन ए, बार्टर सिस्टम। तो ये बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो बार्टर सिस्टम पहले चलता था कि जब हम गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम का मैंने बहुत ही अच्छा शॉर्ट बना रखा है, तो आप जाके चैनल पे बार्टर सिस्टम का शॉर्ट देख सकते हैं। आपको पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम 60 सेकेंड्स में समझ आ जाएगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैंने वहाँ पर समझा रखा है। सो इसी के साथ हमारा डे 1 की MCQ सीरीज़ होती है यहीं पर ख़त्म। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। इसके साथ आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको ये सब समझाया है। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके वीडियो का, और जो एग्ज़ाम में आने वाले 20 MCQs हैं उनके मार्क्स को ईजिली अचीव कर पाएँ। ओके, तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन जितने भी MCQ सीरीज़ अभी हम चलाने वाले हैं वो सारे आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।